दिसंबर को युद्ध का एक तरह से 11वां दिन, लेकिन आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट था 13 दिसंबर 1971 1971 कि आज जो अमेरिका की सेवेंथ फ्लीट आई थी उसने अपना मुंह मोड़ लिया था और वो वापस विड्रॉ कर गई थी। इस कहानी को आपने कई बार सुना होगा, सातवां बेड़ा। बहुत संक्षेप में इसका वो बता दें कि कैसे क्या हुआ। देखिए, सबकी पटकथा ये हुई थी कि इंदिरा गांधी को ये समझ में आ गया था कि नॉन अलाइन हम हैं, ठीक है। यूएस और चीन एक तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे थे, पाकिस्तान इन सब के साथ था। तो इंदिरा गांधी को ये समझ में था कि एज फार एज फॉरेन अफेयर्स डिप्लोमेटिकली अपने को एक कोई स्ट्रांग एलाई चाहिए जो हमें हर जगह हमारे पीछे खड़ा हो। और चूंकि यूएन में सोवियत यूनियन थे, उनकी वीटो पावर्स थी और उनका और चाइना का 2 साल पहले एक कस के झड़प हो चुकी थी सीमा पे। तो एक थोड़ा वो हमारे नेचुरल एलाई भी थे, जिसको कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त। उसके अलावा भी हमारा यूएसएसआर से बहुत से संबंध शुरू हो गए थे, राजनयिक संबंध अच्छे हो गए थे। 1 अगस्त में इंडिया में वो फ्रेंडशिप ट्रीटी की कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, वो साइन हो चुकी थी और इंडिया हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलाई बिहाइंड हर। यूएस को क्या लगा कि जब पाकिस्तान आर्मी एक तरह से घिर गई थी, अब 13 दिसंबर को फॉर्मल युद्ध शुरू हो चुका था, बमबारी चल रही थी। आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना शोर शराबा रहा होगा। ऐसे समय में पाकिस्तान की तरफ के जो सैनिक घिर गए थे उनको कैसे वहां से निकाला जाए या वो जो प्रेशर कैसे हटाया जाए, वो बार बार पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश हो रही थी कि ईस्टर्न बॉर्डर से हमारा प्रेशर हटे। और अगर आपको याद हो सारे सीक्वेंसेस, जनरल मानेक शाह का इंदिरा गांधी से कहना कि नहीं, हमें टाइम चाहिए 5-6 महीने का, जिससे हम ईस्टर्न पाकिस्तान को ठीक से घेर सकें। ईस्ट पाकिस्तान में हमारी 3-4 कोर मतलब लगी हुई, हमने 4 तरफ से चौतरफा हमला किया था। हमारी फौजें अब ढाका की तरफ बढ़ रही थी। इन सारे उसमें जिसको कहते हैं ना स्ट्रैंगल होल्ड से अपने को अलग करना चाह रहा था पाकिस्तान किसी भी तरह से। उसने वेस्टर्न फ्रंट खोल दिया था, कस के उधर लड़ाई पूरे दमखम से लड़ रहा था। लेकिन इस सब में उसको ये लग रहा था कि अगर यूएस उसकी मदद को आ जाता है और हम उसमें कहीं विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यूएन में भी एक भुट्टो जी यूएन में बैठे हुए थे, वो अलग कर रहे थे कि सीज फायर हो जाए, विड्रॉल, सीज फायर एंड विड्रॉल, इसका चल रहा था, वो मैंने कल आपको बताया। इन सबके बीच यूएस ने, नेवी ने क्या किया, उनका जो 7th फ्लीट है उसकी टास्क फोर्स 74, उसका नाम था टास्क फोर्स 70, वो उसको इट वाज लेड बाय अ पावर, एक उनका जो न्यूक्लियर पावर वाला एयरक्राफ्ट कैरियर था एंटरप्राइज, उसके नेतृत्व में उसने अपना टास्क फोर्स 74 भेजा। प्रिटेक्स्ट ये बताया ये कि हमारे भाई ईस्ट पाकिस्तान में जो अमेरिकन फंसे हैं हम उनको लेने जा रहे हैं, लेकिन वो सीधे सीधे धमकी थी। अच्छा, उधर क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था उसने भी इनकी मदद में अपना एक बेड़ा भेज दिया, टास्क फोर्स ईगल। अब जब ये सब हो रहा था तो यूएसएसआर के जो एडमिरल वी क्रूग्लाइकोव थे, उन्होंने एक अद्भुत सूझबूझ का परिचय दिया। उनके पास एक छोटी फ्लीट थी जिसको वो लीड कर रहे थे और उसमें न्यूक्लियर सबमरीन थी। उन्होंने क्या किया कि एज अ स्ट्रैटेजी उन्होंने उस न्यूक्लियर सबमरीन को सरफेस पे ले आया, मतलब पानी से ऊपर दिखा दिया, और जानबूझ के जो यूएस के जो सैटेलाइट्स थे उनको उसकी पिक्चर लेने दी। अब वहां यूएस में चला गया कि भाई अब ये तो यूएसएसआर की सबमरीन्स भी यूएसएसआर की सबमरीन्स भी आ गए, न्यूक्लियर सबमरीन्स आ गई हैं, तो मामला सीरियस है। उधर क्या हुआ कि यूएसएसआर की टास्क फोर्स 40 ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी और वो भी एडमिरल क्रूग्लाइकोव के मदद में आ गए। तो एक अब यूएसए और ब्रिटिश नौसेना को यह लगा कि मामला सीरियस है, अगर लड़ाई होती है तो उनके पास भी न्यूक्लियर है, हमारे पास भी न्यूक्लियर है, चीजें बढ़ जाएंगे। यूएसए ने अपने को विड्रॉ कर लिया। तो वो जो एक बहुत बड़ा प्रेशर इंडिया के ऊपर हो रहा था उसको ईज ऑफ करने में मदद मिल गई थी। तो ये तो बात हो गई 7th फ्लीट की और 13 दिसंबर को ये हुआ था। मैं 14 दिसंबर की बात आज इसलिए कर दे रहा हूं कि एक
अद्भुत। निर्मलजीत सिंह सेखों की बात, जो अकेले पीवीसी एयरफोर्स की तरफ से जिनको मिला हुआ है, उन्होंने भी अद्भुत काम किए। अद्भुत इसलिए कि फ्लाइंग ऑफिसर की ड्यूटी थी। श्रीनगर का हमारा एज पर अग्रीमेंट 65 के अग्रीमेंट के हिसाब से हम उसमें रेगुलर डिफेंस फोर्स अपनी एयरक्राफ्ट नहीं रख सकते थे। तो जब युद्ध शुरू हो गया और हमारे एयरक्राफ्ट वहां वो हुए, तो हमारे जो एयरक्राफ्ट थे उनको उस एरिया का बहुत ज्यादा भौगोलिक ज्ञान था, ठीक है, लेकिन क्योंकि वहां प्रैक्टिस नहीं करते थे, वहां एक्सरसाइज नहीं करते थे, तो वहां पे स्टेशन नहीं थे। युद्ध शुरू होने के बाद ही स्टेशन हुए थे, तो वहां का एक भौगोलिक ज्ञान उतना अच्छा नहीं था। खैर, फ्लाइंग ऑफिसर सेखों की ड्यूटी थी। 14 दिसंबर को श्रीनगर एयरबेस पे पाकिस्तान एयरफोर्स के 6 साइबर जेट जो थे उन्होंने आक्रमण किया। अच्छा, ये साइबर जेट पेशावर एयरपोर्ट से उड़े थे और इनका टारगेट था श्रीनगर एयरपोर्ट को तहस-नहस करना, वहां खड़े हुए एयरक्राफ्ट को तहस-नहस करना। यहां पे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों और फ्लाइट लेफ्टिनेंट घूमन जो थे, ये दोनों लोग थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट घूमन इसको लीड किए, उसके पीछे पीछे सेखों भी उड़े। अब जब ऊपर उड़े हैं तो वहां की धूल, और एक चूंकि बम गिरा चुके थे साइबर जेट वाले, धूल उल था वहां पे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट घूमन का इनसे कांटेक्ट वो देख नहीं पा रहे थे, तो अकेले ही इनको सब कुछ करना था। इन्होंने एक साइबर जेट जो इनिशियल दो के पेयर में आए थे, एक को इन्होंने मार गिराया, दूसरे में आग लगी, वो वापस भागा राजौरी की तरफ। आगे जाके सुनते हैं वो उसको भी क्रैश हो गया था। फिर ये जब इन दो को गिरा चुके, तो इन्होंने वो जो 4 साइबर जेट थे उन्होंने इनको घेर लिया। फाइट हुई, बहुत क्लोज फाइट हुई, लेकिन अब 4 साइबर जेट के सामने हमारे ये नेट अकेले क्या करते। ये भी हिट हो गए। जब ये हिट हो गए तो इनके जो एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, आप जब किसी वैसे जहां जाते हैं एयरपोर्ट में, तो आपको एक ऊपर बड़ा सा एक दिखाई देता है ना, जहां पे कुछ रोटेट करता रहता है। पहले एक गोल 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 रोटेट करता था सिग्नल, वो एटीसी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। वो सारा कंट्रोल करता है कौन कहां उड़ेगा, कितनी हाइट पे उड़ेगा, किस रफ्तार से उड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। तो उस दिन जो एटीसी था उसको स्क्वाड्रन लीडर वीरेंद्र सिंह पठानिया मैन कर रहे थे, वीर चक्रा। और वीरेंद्र सिंह पठानिया की बात इसलिए कह दूं, मतलब बहुत ही अनुभवी। उन्होंने 1965 की वॉर में 4 सितंबर को पहला साइबर जेट जो था उसको मार गिराने का उनको करिश्मा था, तो वो जानते थे कि कितनी मुश्किल लड़ाई है। इनका जहाज हिट हो चुका था। स्क्वाड्रन लीडर वीरेंद्र सिंह पठानिया ने इनसे कहा कि वापस निकलो, तो वहां से वापस आओ। लेकिन वापस आते समय चूंकि ऑलरेडी इनका प्लेन हिट हो चुका था, इनका प्लेन मतलब पेड़ के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन वो क्रैश हो गया और ऐसा कहा जाता है कि वो शायद इजेक्ट नहीं कर पाए थे। और उसके बाद श्रीनगर के पास वो क्रैश हुआ था, वहां बहुत ढूंढा गया, लेकिन इनके लास्ट रिमेन्स, इनका कुछ भी मिला, शव नहीं मिला। शव क्या, इनका कुछ भी नहीं मिला। तो ये जो भारत माता का सपूत था वो उसी धरती में, उसी मां के साथ विलीन हो गया। वी वर नॉट एबल टू रिकवर एनी ऑफ हिज रिमेन्स। आर्मी और एयरफोर्स ने बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं एक चीज और चलते चलते बता दूं, एक पाकिस्तान के एयर कॉमोडोर कैसर तुफैल हैं, वो ब्लॉग भी लिखते हैं। उन्होंने इस फ्लाइट का आंखों देखा हाल उन्होंने लिखा है। और जो सलीम बेग मिर्जा थे, जिन्होंने जो साइबर जेट उस दिन उड़ा रहे थे पाकिस्तानी एयरफोर्स के, जिनके उससे ये हिट हुआ था, उन्होंने भी इनकी जाबाजी के किस्से बिल्कुल ठीक से वर्णन किया है। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं कि सोल्जर्स की जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस समय लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे की जान लेते हैं, लेकिन जो एक रिस्पेक्ट एज अ सोल्जर, एज रिस्पेक्ट एज अ, वो बहुत बड़ी होती है। तो इनकी जाबाजी की, इनकी वीरता की दाद उस पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट ने भी दी थी। आज हम लोग सबसे पहले राकेश सूद साहब हैं। राकेश सूद साहब इंडियन डिप्लोमेट हैं। एक लंबा समय इनका अनुभव रहा है हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी का। ये थोड़ा आपको ये बताएंगे कि जब वॉर खत्म हो जाती है, उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान की रिलीज कितनी इंपॉर्टेंट थी, केवल बांग्लादेश के लिए नहीं,
बांग्लादेश के लिए, इंडिया के लिए और इस पूरे दुनिया के लिए हाउ इंपॉर्टेंट वाज हिज रिलीज? एक पहले इसको सुन लीजिए। नमस्कार, मेरे साथ आज राकेश सूद साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। और जो 71 की लड़ाई की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान की बड़ी विक्ट्री, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, उसका एक बड़ा, जो जब लड़ाई खत्म हो गई तो फिर फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर एक बड़ा बड़ा भारी काम था कि शेख मुजीबुर रहमान को, जो उस समय अरेस्टेड थे और वेस्ट पाकिस्तान के मियांवाली जेल में बंद थे, उनको कैसे वापस बांग्लादेश लाया जाए। क्योंकि आप एक चीज समझ सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा और अपने दर्शकों को बता दूं, जब 20 दिसंबर को याहिया खान ने अपनी बागडोर भुट्टो साहब को सौंपी, तो ऐसा अखबारों के जरिए ये कहा जाता है कि उन्होंने साथ में वो डेथ वारंट अनडेटेड ऑफ शेख मुजीबुर रहमान भी उनको सौंप दिया था। तो मतलब भुट्टो साहब वाज फ्री कि उनको देशद्रोह के आरोप में या किसी आरोप में उनको फांसी दी जा सकती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी कब्र में, उनकी जो सेल थी उसके बगल में एक कब्र खोद के रखी जाती थी उनको साइकोलॉजिकल डराने के लिए। सूद साहब, इसी पे ये सबसे बड़ा चैलेंज हिंदुस्तान के डिप्लोमेट्स के लिए रहा होगा। एक बार जब वॉर ओवर हो गई तब तो आपके विभाग की जिम्मेदारी थी कि कैसे शेख मुजीब को वापस लाया जाए। इस पे थोड़ा बता देते। देखिए, पहली बात तो ये मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि विदेश मंत्रालय की जो जिम्मेवारी थी वो लड़ाई खत्म होने के बाद नहीं शुरू हुई, वो लड़ाई खत्म होने से कई महीने पहले शुरू हुई, समझे। तो क्योंकि जब 25 मार्च को ईस्ट पाकिस्तान में जब मिलिट्री क्रैकडाउन शुरू हुआ, जिसका नाम ऑपरेशन सर्च लाइट था, और जब वहां से लोगों ने भागना शुरू किया, और उससे पहले शेख मुजीब को पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जेल में डाल दिया गया था, और जो उनके बाकी लीडर थे अवामी लीग के, वो ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में शरण लेने के लिए आए, और धीरे धीरे जो उनके यूथ विंग के जो लोग थे वो सब आना शुरू हुआ। तो उस वक्त भारत में सरकार के सामने ये मुद्दा था कि अब हम इसको कैसे डील करेंगे। तो वहीं से एक तरह से डिप्लोमेटिक जो काम था वो शुरू हुआ, क्योंकि शुरू में मिसेस गांधी के मन में आया कि हमको अब जो हमने एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो बनी थी कलकत्ते में, मुजीब नगर में, एक्चुअली आउटस्कर्ट्स ऑफ कैलकाटा, जहां ये लोग ताजुद्दीन अहमद और ये लोग आकर उन्होंने शरण ली थी, कि वहां मुजीब नगर उन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो पहले तो ये था कि क्या हम इसको मान्यता दें राजनीतिक स्तर पर। और उस वक्त ये था कि सरदार स्वरण सिंह जो विदेश मंत्री थे, उनका ये कहना था कि देखिए, अगर हम अभी मान्यता देंगे तो हमारे ऊपर ये आरोप आएगा कि हम किसी और देश के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं। तो इसलिए ये मान्यता हमको तब देनी चाहिए जब हम बाहर के और देशों के अंदर एक माहौल पैदा कर सकें, ताकि उनको ये समझ में आए कि यहाँ पर असलियत क्या है, कि किस तरह यहाँ पे इतना क्रैकडाउन हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। तो इसलिए उसके बाद से कई दौर हुए डिप्लोमेटिक एक्टिविटी के। सरदार स्वरण सिंह स्वयं कई देशों में गए, मोहम्मद यूनुस साहब थे, वो कई मुस्लिम देशों में, ओआईसी देशों में उनको भेजा गया। केसी पंत थे उस वक्त प्लानिंग कमीशन में, उनको भेजा गया कई देशों में, और ये दौर काफी अरसे तक चला। कई अमेरिका के सेनेटर कैनेडी थे, उनको इनवाइट किया गया। फ्रांस के एक भूतपूर्व मंत्री थे आंद्रे मालरो, उनको इनवाइट किया गया, और इंटरनेशनल मीडिया को इनवाइट किया गया कलकत्ते में, मुजीब नगर में, ये देखने के लिए कि देखिए यहाँ पर किस तरह से दहशत मची हुई है। और ये सब देखते 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 एक माहौल बना, और अंत में अक्टूबर नवंबर में मिसेस इंदिरा गांधी स्वयं मॉस्को गई, वॉशिंगटन गई, लंदन गई, पेरिस गई, जर्मनी गई, और अंत में अमेरिका दो दिन वहां पे उन्होंने बातचीत की। नवंबर में जब वहां से लौटकर आई, तब उसके बाद ये जाहिर था
कि अब लड़ाई के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो उस समय, और 3 दिसंबर को, जैसा आपके दर्शकों को मालूम होगा, आपको मालूम है कि 3 दिसंबर को यह लड़ाई शुरू हुई। तुरंत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यह मुद्दा आ गया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर करीब धड़ाधड़ रोज नए नए प्रस्ताव आते रहे। और तब तक हमने अगस्त में सोवियत यूनियन के साथ एक भारत सोवियत यूनियन संधि दस्तखत की थी अगस्त में। तो सोवियत यूनियन ने वो जो प्रस्ताव हमारे को अमेरिका लाया या चीन लाया, उनको उन्होंने वीटो किया। 7 बार उन्होंने उन प्रस्तावों को वीटो किया। करीब 9 या 10 तारीख को सरदार स्वरण सिंह विदेश मंत्री स्वयं न्यूयॉर्क में थे और वहीं रहे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के डिबेट के अंदर स्वयं भारत का पक्ष पेश करने के लिए। दूसरी तरफ से भुट्टो थे जो पाकिस्तान की तरफ से वहां न्यूयॉर्क में मौजूद थे। तो एक तरह से मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, आपके दर्शकों को, कि डिप्लोमेटिक एक्टिविटी जो थी वो बहुत इंटेंसिफाई हो गई थी लड़ाई से कई महीने पहले। और जब लड़ाई चल रही थी तब भी वो बहुत एक अव्वल इंटेंसिटी के लेवल के ऊपर थी कि आपके विदेश मंत्री स्वयं न्यूयॉर्क के अंदर डिबेट को लीड कर रहे हैं आपकी टीम को। और अल्टीमेटली जब 16 तारीख को ढाका ने सरेंडर किया, ढाका में ईस्ट पाकिस्तानी फौजों ने, तब 17 तारीख को हमने सीज फायर की घोषणा की। और हमने सरदार स्वरण सिंह ने न्यूयॉर्क में कहा कि आज ढाका का सरेंडर हुआ है और हम भारत अब सीज फायर का नोटिस कर रहा है अगर पाकिस्तान उसको मान्यता दे। तो ये वो मौका था जब भुट्टो ने वहां न्यूयॉर्क यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जहां वो मीटिंग रूम में बैठे थे, वहां से उठ के कागज जो थे वो सब फाड़ के वो वहां से बाहर निकल गए। वहां से वो जब वापस गए तो तब याह्या खान ने रिजाइन किया क्योंकि देश का एक तरह से विभाजन हो चुका था। अब उसके बाद क्योंकि 93,000 के आसपास कैदी थे और उस वक्त जो मुक्ति वाहिनी थी उसमें कई लोग ऐसे थे जो ये इनसे बदला लेना चाहते थे। तो दोनों को अलग रखना बड़ा जरूरी था। और ये भी बहुत जरूरी था कि शेख मुजीब को वहां से रिहा किया जाए। तो उस समय तब जाकर अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ने लगा कि देखिए अब ये असलियत हो गई है, अब इसको टाला नहीं जा सकता, इसको वापस नहीं किया जा सकता। तो तब जाकर ये हुआ कि अब उनको पहले इसलिए करीब 2 हफ्ते के बाद 6 या 7 जनवरी को शेख मुजीब को पहले अंकारा भेजा टर्की में, और टर्की से वो लंदन गए, और लंदन से वो पहले दिल्ली आए। दिल्ली रुके पालम, इंदिरा गांधी से मिले, वहां उनका स्वागत हुआ। 2 घंटे 2.5 घंटे दिल्ली में रहे। वहां पर उन्होंने स्पीच दी और भारतीय सेना का और भारतीय लीडरशिप का धन्यवाद अदा किया। और वहां से वो हवाई जहाज, वो ब्रिटिश एयरवेज का जो हवाई जहाज था, उसी हवाई जहाज में वो आगे ढाका गए और ढाका लैंड किए। और उसके बाद उन्होंने वहां पर नई सरकार का गठन किया। तो ये जो था ये तभी मुनासिब हुआ जब अंदर के हालात ऐसे हो गए थे कि वापसी मौजूद नहीं थी। और पाकिस्तान को, यानी भुट्टो सरकार को, ये मानना पड़ा कि अब हम ये वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 93,000 अफसर और जवान जो भारत के कब्जे में थे, हम उसका क्या जवाब दें। तो उस वक्त भुट्टो के लिए ये नहीं था कि अब हम इनको फांसी लगा दें तो क्या होगा, उससे उनको कुछ हासिल नहीं होना था, क्योंकि बांग्लादेश तो बन चुका था, ईस्ट पाकिस्तान तो उनके हाथ से जा चुका था। तो उससे उनको बदनामी ही होनी थी। और जब ये उनको ये समझ में आया, तब जाकर उन्होंने शेख मुजीब को वहां से रिहा किया। पहले टर्की भेजा, फिर उसके बाद जैसा मैंने कहा वो लंदन गए। और ये अब एक तरह से ये भुट्टो की उनको इस बात की दाद देनी पड़ेगी
कि उन्होंने उसके बाद सारे मुसलमान देशों का दौरा करना शुरू किया, ये उनके साथ रिश्ते बनाने के लिए, चाहे सऊदी अरब है, चाहे टर्की है, चाहे ईरान है, चाहे जो भी। और यहां तक कि उन्होंने ये कहा कि अगले ओआईसी का जो समिट है उसमें बांग्लादेश को भी इनवाइट करना चाहिए, पर तब बांग्लादेश को इनवाइट करेंगे जब बांग्लादेश पाकिस्तान को मान्यता दे देगा, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनाए थे उस समय। 1974 में जाकर जब ये बात पॉसिबल हुई, ओआईसी में बांग्लादेश मेंबर बना, भुट्टो साहब ढाका गए एज प्रेसिडेंट। जी देखिए, और ये 3 साल लगे उनको एक तरह से ये रिलेशनशिप रिपेयर करने में। मैं और थोड़े तब एक तक दो, जी आप हाँ कंप्लीट कर लें तो एक दो सवाल है, मैं जरा उसको पूछ लेता हूं। हाँ, पूछिए पूछिए आप। एक तो एक चीज थोड़ा अगर आप ये बता पाए, 6 दिसंबर को जो सबसे पहला देश था जिसने रिकॉग्नाइज किया बांग्लादेश को, वो भूटान था। इंडिया ने 6 दिसंबर को किया, लेकिन मतलब क्यों हम लोग दूसरे देश क्यों हुए? इस पे कोई आधिकारिक दूसरे टिप्पणी? we became the second nation to recognize Bangladesh. First was Bhutan. हाँ, तो ये क्यों हम लोग, मतलब ऐसे ही क्योंकि कोई आधिकारिक टिप्पणी कभी नहीं आई है? नहीं, इसमें कोई इतनी बात नहीं है। उसमें यही था कि क्योंकि उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल हमारे यहाँ थी, तो एक तरह से हमको ये लगा कि अगर हम ही अकेले देश हैं जो उनको मान्यता देते हैं, तो फिर वो एक आरोप जो है, और हम उस वक्त भी हमारी तब तक जंग शुरू हो गई थी ना, 3 जी दिसंबर को जी वी जी वर एट वॉर विद पाकिस्तान। जी 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 तो एक तरह से हम तो उसके अंदर लड़ाई में एक तरह से इन्वॉल्व हो चुके थे पूरी तरह। जी भूटान लड़ाई में तो इन्वॉल्व था नहीं। भूटान ने जो मान्यता दी, वो मान्यता उसने कानूनी तौर के ऊपर वो रेफ्यूजीज देखकर और बाकी चीजें देखकर और उस चीज का एक राजनीतिक जायजा लेकर उसने ये फैसला अनाउंस किया, और उसके उसके बाद हम लोगों ने अनाउंस किया। उस समय मिसेस गांधी ने उस समय निर्णय ले लिया था कि अब हमको मान्यता देनी है। हालांकि उनके दिमाग में ये मान्यता देने की बात अप्रैल में आई थी, जी पर उस वक्त स्वरण सिंह जी के कहने से उन्होंने सोचा कि हाँ ये सही है, पहले इसके लिए एक माहौल बनाना अनिवार्य है। तो जी इसलिए ये सारा डिप्लोमेटिक एक्टिविटी जो थी वो एक माहौल बनाने के लिए की गई थी। जी। मैं एक प्रश्न और है, ये जिस समय युद्ध हुआ उसके उन वर्षों में जगजीवन राम जी डिफेंस मिनिस्टर थे, लेकिन उसके जी पूर्व के करीब 3-4 वर्षों में स्वर्ण सिंह साहब हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रहे थे। एंड जी फिर उनको इंदिरा जी ने फॉरेन मिनिस्टर बनाया, जगजीवन राम हाँ जी को डिफेंस मिनिस्टर बनाया, और फिर जी जगजीवन राम जी जब के बाद फिर उन्होंने स्वर्ण सिंह साहब को फॉरेन मिनिस्टर बनाया। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि वन मिनिस्टर ऑफ इंडियन हिंदुस्तान के आजाद भारत में स्वर्ण सिंह थोड़ा, मतलब उनको वो क्रेडिट नहीं मिली जो शायद उनकी क्रेडिट मिलनी चाहिए थी। फ्रेंडशिप ट्रीटी ले लें या कुछ भी ले लें, अ वेरी एबल मिनिस्टर जो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन शायद उनको किन्हीं भी कारणों से वो स्थान नहीं मिला। नहीं, मैं ये आपकी इस टिप्पणी से तो सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उस समय जो जिस तरह जो मंत्री थे, जैसे मान लीजिए स्वरण सिंह जी विदेश मंत्री थे, या जगजीवन राम जी रक्षा मंत्री थे, या वाई बी चौहान उस समय वित्त मंत्री थे, तो ये तीनों बहुत जाने माने मंत्री थे। और इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि एक कंसल्टेशन प्रोसेस होता था बाकायदा कैबिनेट के अंदर। ये नहीं था आप मेरे ख्याल से आपके दर्शकों को ये याद करा दूं मैं कि मिसेस गांधी उस समय उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी बाद में लगा लोगों को, जब उन्होंने 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर की। उसके बाद उनकी छवि बदल गई, पर कि वो अथॉरिटेरियन और ये सब, पर उस समय अभी वो उनकी अथॉरिटी जो थी वो काफी हद तक सीमित थी। और ये जो मंत्री थे ये बहुत सीनियर मंत्री थे, जो कई वर्षों से मंत्री रह चुके थे अलग अलग, चाहे जगजीवन राम जी हो, चाहे स्वरण सिंह जी हो, चाहे वाई बी चौहान हो। उसके अलावा उनके अपने सेक्रेटेरिएट के अंदर, मिसेस गांधी के सेक्रेटेरिएट के अंदर बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट थे।
पीएन हक्सर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, डीपी धर धर साहब। थे। और ये जो इंडो सोवियत ट्रीटी का जो श्रेय है ये काफी हद तक डीपी धर डीपी साहब धर। को जाता है, क्योंकि ये 2 साल से चल रही थी ट्रीटी। ये नहीं है कि वो उसी समय अगस्त के अंदर किसी ने उसको लिख दिया और वो हाँ जाकर दस्तखत हो गए। हाँ, जब वो इसकी एम्बेसडर बातचीत थे, जो थी, नहीं नहीं, इसकी बातचीत जो थी वो 1968 से चल रही थी। जब वो एम्बेसडर भी थे। जब, हाँ जी, और जब जुलाई में ये, हम लोग इतिहास के अंदर ना शॉर्टकट लेना शुरू कर देते हैं। जुलाई के अंदर आपके दर्शकों को शायद मैं ये बताना चाहूंगा कि जुलाई में किसिंजर आए, पहले दिल्ली आए, दिल्ली से इस्लामाबाद गए जुलाई 1971 में। और उन्होंने भारत को संदेश दिया कि देखिए ये आप लड़ाई मत कीजिए, ये वो। और उन्होंने मतलब कहा कि ठीक है, हम ये रेफ्यूजी समाधान करने का, इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। और ये सब, यहां से गए वो पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने यहया खान से एक दिन बातचीत की, और फिर ये हुआ कि जी उनकी तबीयत खराब हो गई है, उनका पेट खराब हो गया, तो उनको रिकवरी के लिए वो वहां एक दिन या 2 दिन वो लगेंगे, वो अस्पताल में है, नथिया गली गए हैं। एक्चुअली उन्होंने वहां से फ्लाइट ली और वो सीक्रेट फ्लाइट लेकर गए बीजिंग, क्योंकि उनका सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो चल रहा था पिछले 6-8 महीने से, वो ये था कि अमेरिका और चीन के बीच का जो दूरी है उसको कैसे कम किया जाए। और उसके अंदर यहया खान ने एक बहुत अहम रोल, पाकिस्तान ने बहुत अहम रोल प्ले किया था। तो इसलिए वो जब वहां से गए, वहां से लौट कर आए, और फिर वहां से लौटकर आने के बाद ये पता लगा दुनिया को कि पाकिस्तान का उसमें क्या हाथ था। जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि जी मैं चाइना गया था, और अब निक्सन, प्रेसिडेंट निक्सन जो हैं वो जल्दी ही चाइना जाएंगे और हमारे रिश्तों में एक नया मोड़ आएगा, तो उससे एक चीज जाहिर हो गई मिसेस गांधी को और हिंदुस्तान को कि देखिए ये अमेरिका जो है, ये इनका मुद्दा, इनका जो उद्देश्य था इधर आने का, वो ये नहीं था कि हम कोई रेफ्यूजी क्राइसिस का समाधान निकालें। इनका उद्देश्य केवल अपना, जो इनके राजनीतिक उद्देश्य था, डिप्लोमेटिक उद्देश्य था, वो ये था कि हम पाकिस्तान के थ्रू चाइना के साथ कैसे अपने संबंधों को इंप्रूव करेंगे। तो उसके बाद जाकर एक उस स्तर के ऊपर ये तय हुआ कि देखिए अब ये जरूरी बनता है, क्योंकि इसका मतलब है कि इस लड़ाई में पाकिस्तान के पास चीन का तो साथ है ही, अमेरिका का भी साथ है, और अगर अमेरिका का साथ है तो शायद इंग्लैंड का भी साथ होगा। तो इसलिए उसके बाद ये जो ट्रीटी की जो बातचीत हो रही थी पिछले 2 सालों से, 2.5 सालों से, उसको एक एक्सेलरेट किया गया। और अगस्त के 7 अगस्त को शायद ये अल्टीमेटली ये ट्रीटी साइन की गई। तो उसका एक बैकग्राउंड है, उसमें ये नहीं है कि वो सडनली, उसके पीछे भी एक पॉलिटिकल रैशनल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच राकेश जी ज्वाइन करने के लिए। अब हम थोड़ा आज और एक एक दूसरे आयाम पे बात करेंगे। कई बार ये होता है कि अनसंग हीरोज हैं, तो डिफेंस की हो जाती है बात, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ की हो जाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो जाती है, बट रेलवेज का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। रेलवे के उस समय के जो समस्तीपुर में डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, डीएमई के पद पे तैनात थे, सर्वजीत अर्जन सिंह साहब, उनसे हमारी बात हुई। वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे इस उसमें, क्योंकि दो चीजें होती हैं, कैसे आपके प्रोविजंस जाएंगे, कैसे आपका हथियार रेलवे ले जाएगी। और इसमें एक नया एडिशन हो गया था कि पीओडब्ल्यूज को आप बांग्लादेश से कैसे रेस्क्यू करके यहाँ लाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत होस्टाइल मामला था। पाकिस्तानी आर्मी के जान क्या, मतलब उनकी, जिसको कहते हैं, उनको काटने को बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी तैयार थी। जिस तरह की लूटपाट, जिस तरह का आतंक, जिस तरह का अत्याचार पाकिस्तान की आर्मी ने किया था। लेकिन जब एक बार युद्ध समाप्त हो गया, उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो वो पूरी तरह से भारत की जिम्मेदारी थे, और भारत की सेना ने भारतीय रेल के साथ उस रोल को बखूबी निभाया। आप थोड़ा सर्वजीत अर्जन सिंह की बात भी सुन लें। जय हिंद, जय बांग्ला। नमस्ते, मेरे साथ
आज बहुत ही अहम मेहमान सर्वजीत अर्जन सिंह साहब, 1961 SCRA बैच के इंडियन रेलवे के ऑफिसर, रिटायर्ड एज जनरल मैनेजर इंडियन रेलवेज, और जब 71 वॉर हुई उस समय डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर समस्तीपुर डिवीजन में थे। और इन्होंने काफी लिखा है, अभी ट्रिब्यून में भी आपका आर्टिकल छपा। ये फौज को समझते हैं और उसकी जो एक इंटीग्रल पार्ट रेलवे है, उसके बिना उसका मूवमेंट नहीं हो सकता है। और एक अहम बात इन्होंने कही थी जब मैंने उस आर्टिकल में पढ़ा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड लॉजिस्टिक्स, तो वॉर्स आर वन बाय लॉजिस्टिक्स, ये किसी का वो था कोट जो इन्होंने कहा था। सर स्वागत है आपका अर्जन सिंह साहब। 71 वॉर की आज हम लोग 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, उस विक्ट्री की और लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश की। तो थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए, और रेलवे कितना अहम रोल प्ले करता है मूवमेंट ऑफ ट्रुप्स में, मूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स में। नमस्कार जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी नंदवर्धन जी। 71 में एक्चुअली मैं कोई 4-5 साल हुए थे मेरी सर्विस के, तो वहाँ पोस्टेड थे। तो हमारे को पता था कि भाई अब जंग होने वाली है। हमने 65 की जंग भी देखी थी जब हम कॉलेज में थे, तो वही माहौल बन रहे थे फिर से। तो हमको पता था कि भी अब हमको ट्रूप बिल्डअप और ये सब करना पड़ेगा। और हम समस्तीपुर में थे, बरौनी है जहाँ यार्ड है नियर बाय, जहाँ बिगेस्ट मार्शलिंग यार्ड था, जो सो इंटरचेंज यार्ड था, ब्रॉड गेज और मीटर गेज, और ब्राउनी रिफाइनरी भी थी। तो वो भी था कि भी ये स्ट्रेटेजिक टारगेट है, शायद ये भी बॉम्ब ना हो जाए। तो एक ट्रूप बिल्डअप कर रहे थे टुवर्ड्स मालदा साइड में। तो ऐसे हुआ कि मानसून सीजन था जब हो रहा था ट्रिप बिल्डअप। तो गैंजीज, आज पता नहीं आपको पता है, मैं मरीन सुपरिटेंडेंट भी था, हमारे जो स्टीमर्स थे। तो अच्छा। आप महेंद्र घाट में आप खड़े होइए तो आप देखिए जब मानसून में गैंजीज 40-40 फुट ऊपर चली जाती है, और उस साइड में नॉर्थ बैंक जो फ्लड प्लेन है आप देख नहीं सकते हैं कि उस साइड में बिल्कुल पानी पानी दिखता है। तो ये मानसी के पास ये गैंजीज ने, गंगा ने ये एम्बैंकमेंट को काट दिया, और रेलवे एम्बैंकमेंट भी कट गई और रोड एम्बैंकमेंट भी कट गई, और ये बढ़ती कोई आधा किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ गई। तो उस टाइम फिर क्या था कि भी हमारे पास प्रेशर पड़ा कि भी आपको गाड़ियाँ तो चलानी है, ट्रूप बिल्डअप इज रिक्वायर्ड। सो बिकॉज वी कुड वेट नहीं कर सकते जब तक पानी नीचे आएगा। तो ये सोचा गया कि भी अब हम पाइल ड्रिवन ब्रिज बनाएंगे, मतलब वुडन पाइल्स को लेके ठोक के बना देंगे ब्रिज को। तो वो भी मुश्किल था काफ़ी। एनीवे, मैं उसमें टाइम जाना नहीं चाहता हूँ, पर हमारे एक जो दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, और हमारे कुलीग भी थे, हम सब इकट्ठे थे वहाँ उस टाइम। तो मिस्टर RK सिंह वो इंजीनियर थे, तो उन्होंने फिर लग के उसको एक ब्रिज बनाया, जो 2 ब्रिज कंपनीज, एक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की थी और एक नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की थी। वो दोनों तरफ से उन्होंने ब्रिज बनाना शुरू कर दिया, और बारिश भी हो रही थी, बट ओवर 24/7 काम किया। कोई 4-5 हज़ार आदमी लग गए थे वहाँ, और 1.5 मंथ्स, हम मानेंगे 1.5 मंथ्स में 666 मीटर लॉन्ग ब्रिज बनाया और गाड़ियाँ चली। ये ऐसा माहौल था, ऐसा जोश था, मैं उसके बारे में क्या बता सकता हूँ। और ट्रूप मूवमेंट मच अप्रिशिएटेड था। सो दिस वाज वन थिंग आई कैन से। और सर ये थोड़ा इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग टेरिटोरियल आर्मी के बारे में बताइएगा जब भी आगे आप। हाँ, मैं बताता हूँ जी। देखिए, ऐसे है कि राइट व्हेन द रेलवे हैज बीन मेड, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्ट्रेटेजिक पर्पस ऑलवेज हैज बीन टेकन। मतलब स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए भी रेलवे बनाई जाती है। तो रेलवे में 2 तरह की लाइंस हैं, कमर्शियल लाइंस हैं, स्ट्रेटेजिक लाइंस हैं, जो सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट्स के लिए होती हैं। बिकॉज जो ट्रुप्स हैं वो तो आपसे रोड से भी ले जा सकते हैं। जो हैवी इक्विपमेंट होती है, जैसे गन्स हैं, टैंक्स हैं, ये सब रेलवे से बेटर
बेटर जा सकते हैं। और रेलवेज देयरफॉर हैज टू वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ उनको नो करना पड़ता है। तो ये जैसे आपने बोला कि अमेरिकन जनरल उमर फैल्डी ने बोला था कि भाई स्ट्रैटेजी एमेचर स्ट्रैटेजी और जनरल्स लॉजिस्टिक्स, और जो अमेरिकन पावर है लॉजिस्टिक्स पर डिपेंड करती है, बिकॉज कहीं भी दुनिया में वो सप्लाई कर सकते हैं, ट्रुप्स ले जा सकते हैं। तो इसीलिए रेलवेज बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये इतना क्लोज कॉम्बिनेशन है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारी मिल रेल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन द सेना भवन में है, और एक रेलवे अफसर बैठते हैं वहाँ, एक कंट्रोल रूम है जिससे सारी मूवमेंट इन सीक्रेसी की जाती है, और वेरियस प्रायोरिटीज होती हैं, रेड हॉट प्रायोरिटी, वाइट हॉट प्रायोरिटी, सुपर वाइट हॉट प्रायोरिटी के हिसाब से दिस इज डन। दिस इज ये जो है ये तो नॉर्मल कोर्स में अप टू द बॉर्डर तक ले जाने के लिए है। अब बॉर्डर से आगे जाने के लिए ये रेलवे इंजीनियरिंग टेरिटोरियल कंपनीज होती हैं। तो हमारे पास 10 कंपनीज होती थी, आजकल कितनी है ये मुझे मालूम नहीं है। पहले क्या होता था, एक कोर ऑफ इंजीनियर्स गाड़ी चलाते थे और ये काम करते थे। बाद में ये पता लगा कि इट्स बेटर टू रेलवे वाले चलाएं गाड़ी और उनको आर्मी की ट्रेनिंग दे दी जाए। सो ये रेलवे टीए कंपनीज जो बनाई गई, दे वर्क अंडर द कोर ऑफ इंजीनियर्स, उनके साथ मिलकर काम करती हैं। तो इनका बहुत अहम काम है कि भी कंटिन्यूसली एज ट्रिप्स मूव फॉरवर्ड उनको सप्लाई करते रहे। नाउ जो हमारा ईस्टर्न सेक्टर था, जहाँ ईस्ट पाकिस्तान की तरफ, उस साइड में तो एयर डोमिनेशन पूरी थी, तो इसलिए उनको जो हमारे टीए कंपनी थे, हमारे दोस्त भी थे जैसे सेन गुप्ता उधर गए, तो उनको एटलीस्ट एयर अटैक की प्रॉब्लम नहीं थी, और तरह की प्रॉब्लम थी बट ये नहीं थी। पर वेस्टर्न साइड में एयर अटैक की प्रॉब्लम्स थी, सो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। तो जब ये कंपनी जो थी एक मेयर में थी, जो बटालियन थी, नॉट कंपनी, बटालियन 1033 बटालियन, इनको फिर एक्टिवेट किया गया, क्योंकि हमारे जो ट्रुप्स थे बाड़मेर से बहुत रैपिडली दे वेंट फॉरवर्ड, बहुत रैपिडली दे वेंट डीप इनटू पाकिस्तान टेरिटरी, बट उनको रुकना पड़ा बिकॉज सप्लाई लाइन बढ़ गई, और डेजर्ट में कोई, रेगिस्तान में कोई ना सड़क थी। एक पुरानी लाइन होती थी जो सिंध, हैदराबाद सिंध उधर जाती है, तो उनको कहा गया कि इसको आपको रिस्टोर करना है। मोनाबाव जो है ये इंडियन साइड लास्ट स्टेशन है मोनाबाव, और खोखरा पार पाकिस्तान में है, तो उसको लाइन को उठा दिया था 1965 वॉर में। तो इन कंपनी को कहा गया कि इस बटालियन को कहा गया कि भाई आप इसको अब रिस्टोर करिए और गाड़ियाँ आगे लेके जाइए। तो उन्होंने एक दिन के अंदर, यू वोंट बिलीव इट, एक दिन के अंदर मोनाबाव खोखरा पार को उन्होंने ज्वाइन कर दिया और आगे चले गए। आगे चले गए तो देखा कि भाई अभी तो 30-40 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा, पर लड़ाई 30-40 किलोमीटर आगे उसी। सो दे हैड टू मेक, पर उधर जो रिट्रीटिंग आर्मी, पाकिस्तान आर्मी थी, उन्होंने कल्वर्ट्स को तोड़ दिया, लाइन को डैमेज कर दिया, माइनिंग कर दी। अब इसको कैसे करेंगे? और एक और बात हो गई, उनकी कंपनी उनकी बटालियन टोटल उनके साथ नहीं थी, पार्ट ऑफ द बटालियन पीछे उनकी हैवी इक्विपमेंट ला रही थी। तो ये कुछ पाकिस्तान को पता लग गया कि भाई ये सेपरेटेड है। उन्होंने बॉम्ब किया इधर को, मोनाबाव की तरफ को, कि ये आगे ना आ सके। बट लकीली फोरसाइट थी, इन्होंने उस गाड़ी को 20 किलोमीटर पहले ही रोक दिया था, तो कोई डैमेज नहीं हुआ। तो जाके ज्वाइन किया, तो उसके बाद इन्होंने उसको कोर ऑफ इंजीनियर्स की अंडर दी डायरेक्शन ऑफ कोर ऑफ इंजीनियर्स, कल्वर्ट्स, माइंस, ये सारा करते करते वो आगे पीरजी सब एक जगह वहां तक वो पहुंच गए, बना दी गाड़ी। इन द मीन टाइम अटैक हुआ, वो एम्यूनेशन डंप था, उसको ब्लो अप कर दिया। तो उस टाइम फिर शाम हो गई, तो कंपनी ने, बटालियन ने सोचा कि अब सुबह तक तो प्लेन आएंगे नहीं, अब हमको चांस है गाड़ी विद वाटर एंड एवरीथिंग लेके हम इसको आगे ले जाए। तो रात वो ले गए गाड़ी और उसको अनलोड करना शुरू कर दिया। जब तक सुबह हुई पूरा अनलोड नहीं हुई थी, तो प्लेन्स रिटर्न। स्टार फाइटर आए, एक मुझे कह रहे थे उनके कि उन्होंने देखा कि भी एम कर रहे हैं, और उससे ये हुआ कि दैट नापाम बम्स गिराया गया। तो हमारे जो सुभाष शंकर थे जो ड्राइवर, उनका हाथ भी
जल गए, पर उन्होंने गाड़ी को बचाने के लिए उसको इंजन को सामने नहीं ला सकते, पीछे से ही पुश करके खोखरा पार कर ले गए। उसके लिए तो उनको वीर चक्र मिला। अच्छा, हाँ, कोई और टीए का अभी तक मुझे पता नहीं जिसको वीर चक्र मिला, इनको वीर चक्र मिला, वीर चक्र मिला। और ये कुछ और वैगन्स थी वहाँ, जो गाड़ी खड़ी हुई थी विद द एम्यूनेशन, पार्ट ऑफ द एम्यूनेशन, पार्ट ऑफ सप्लाईज, तो वो बॉम्ब हो गई, तो आग लग गई उसको, जो दूसरी वैगन्स थी। तो हमारे एक होते थे मिस्टर एनसी सिन्हा, जो हमारे से सीनियर हैं, लेफ्टिनेंट थे, तो वो भी जमालपुर से हैं। तो उन्होंने देखा कि ये तो ऑल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो उन्होंने कुछ आदमियों को इकट्ठा करके अनकपल करके हाथ से पुश करके गाड़ियों को लग कर दिया, तो अच्छा। बचा। उसके लिए, हाँ जी, और उसके लिए उनको फिर मेंशन इन डिस्पैचेस मिला। तो ये हमारे एक थे कैप्टन जन्नाथन, वो सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने बड़ी होशियारी से, जो सब मैंने बोला ना कि माइंस भी थी, कल्वर्ट्स भी थे, ये सब थे, तो उसको कनेक्ट करने के लिए फ्रॉम मुनाबा खोखरा पार टू पीजी दिस थिंग उन्होंने जो किया, उस काम के लिए उनको विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और उनके जो स्टाफ थे उनको मेंशन इन डिस्पैचेस, और हमारे जो कमांडेंट थे मिस्टर खन्ना, वो उनको ऑल्सो विशेष सेवा मेडल मिला। तो इट वाज द काइंड ऑफ थिंग जो कोई रेजिमेंट भी आर्मी की जो है उसको प्राइड हो सकती है। और ये भी नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो थे मिस्टर बेरी, वो होते थे फिरोजपुर के DRM, उन्होंने भी काम किया, तो उनको पद्मश्री दिया गया। अच्छा, हाँ जी। तो रेलवेज का बहुत मैं क्या बोलूँ, बहुत ही काम इफेक्टिव, बहुत इकट्ठा काम करते हैं, फौज के साथ करते हैं। एंड विदाउट दैट फौज कैन नॉट मूव प्रॉपर्ली, दे डिपेंड। और मेरे दोस्त हैं, मैं तो फौज के मेरे बड़े दोस्त हैं, और वो बताते भी हैं। अभी एक मैं बताता हूँ कि ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर में जब लड़ाई हो रही थी, तो जो बंगाली ट्रुप्स थे पाकिस्तान के, उन्होंने डिफेक्ट करना शुरू कर दिया, वो इंडिया में आ गए। तो उन्होंने बताया कि ये प्लान है कि ब्यास का ब्रिज को ब्लॉक करना है और अटैक करना है, और अमृतसर को सब अलग कर देना। तो ये जब पता लगा, तो जो बंगाल इंजीनियर कंपनी थी, कोर ऑफ इंजीनियर्स, उनको एक्टिवेट किया गया, और उनको कहा गया, मेरठ से थे आए, कि भाई आप देखिए, ये बचाना है, ब्रिज को बचाना है, ये उसको ब्लॉक कर देंगे तो उसको रिस्टोर भी करना है, ये नहीं होने देना है। तो वो मुझे बता रहे थे, उनके जो कमांडेंट थे, कि उन्होंने अपने ट्रुप्स तो ले गए, पर जो उनकी हैवी इक्विपमेंट थी जिससे काम करना, वो तो रेलवे से आ गई। सो ही सेज वंडरफुल वर्क वाज डन बाय रेलवेज, कि भी जिससे उन्होंने मूव करके वहाँ हुआ। तो खैर, इट वाज नॉट ब्लोन अप, वो तो दूसरी बात है। तो मैं कुछ ये जाना कि हाउ क्लोजली दे वर्क। और सर, एक और बात कहता हूँ मैं, नॉट ओनली दिस, रेलवे वर्कशॉप्स आल्सो हेल्प्ड। अच्छा, ईस्टर्न सेक्टर में कंचरापारा वर्कशॉप है, आई डोंट नो इफ यू सुना है, वो कलकत्ता की तरफ से। उनके जो हेड थे, एक मेरे, वो भी हमारे फ्रेंड हैं, और वो मिस्टर विपिन नंदा थे उस वर्कशॉप के। तो उस जमाने में ये PT-47 टैंक थे। ये टैंक जो है स्पेशल है और लाइट वेट हैं, ये गो थ्रू वाटर में जा सकते हैं। तो उनका जो टैंक थे जिसमें डीजल भरा जाता है, वो दे वर लीकिंग, नीचे से दे वर लीकेजेस टेकिंग प्लेस। तो एक आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने बात कर रहे थे इनसे, रेलवे वालों से, कि भी ये क्या करें, हमारे तो लीकेज है, हम जाएंगे अंदर तो हमारी रेंज कम हो जाएगी, तो हमको भरना पड़ेगा, तो आप कुछ कर सकते हैं? नो प्रॉब्लम, वर्कशॉप है, हम आप टैंक भेजिए, हम इसको देख के बता देंगे क्या करना है। तो आया, वो टैंक ले आए, उन्होंने देखा कि भी ये है, तो इन्होंने, वो हमारे एक एक्सपर्ट कारीगर थे, उन्होंने और बंगाली में बोले कि ये तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। एंड तो उन्होंने
उसका चेंज करके बना दिया, 1 घंटे में दे दिया उसको। ये फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, तो और टैंक से हम बना के आपको दे देंगे, आप अपने आप फिट कर लीजिए। तो 127 टैंक को फिट कर दिया। और फिर ऑफिसर पूछे कि भी इसका कौन, इसका कॉस्ट जो है कौन भरेगा? इससे नहीं साहब, ये तो हमारी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द फ्लीट। सो मैं कहता हूँ ऐसा माहौल था, ऐसी जी। ऐसी 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 चीजें। तो जी। ये कुछ मैंने बताया। और वी वर यंग, वी वर फुल ऑफ जोश कि भी हमको करना है, करना ही है, क्या है, जी। 24/7, you see, that was it। नहीं सर, पूरा देश एक खड़ा हो गया था। मतलब उस समय तो अपने पास थोड़ा फूड की भी समस्या रहती थी, फूड ग्रेन्स कम थे, वी वर नॉट इतने वेल टू डू, इंडिया एज अ कंट्री नहीं था, लेकिन पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, एक खत्म करने से पहले, एक अफवाह उस समय बहुत उड़ी थी, हालांकि वो अफवाह ही थी, लेकिन वो इट वाज वेरी सीरियसली उस समय चलता था। व्हाट्सएप तो होता नहीं था। एक चलती थी अफवाह 71 में के बाद कि रशियन ट्रेन मंकीज आए हैं, बंदर, और वो ट्रेन से जा रहे थे, और फिर लोग कहते थे, उन्होंने स्टेशन पे उतर के केला का दाम पूछा, केले वाले ने कम दिया। मतलब इस तरह की अफवाह, आई डोंट नो वेदर आपके कान तक पहुंची कि नहीं, ये खूब अफवाह थी कि रशियन ट्रेन मंकीज भी भेजे गए थे टू फाइट दैट। मैं तो इसके बारे में नहीं जानता हूँ, और इतना मैं जानता हूँ और मैंने पर्सनली देखा है कि वॉर जब खत्म हो गई थी तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हम वापस लेके आए। तो हमारी जो टीए कंपनीज थी, उन्होंने एक्चुअली जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको मुक्ति बानी से भी बचाया, कि बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ एंगर अगेंस्ट देम। तो इंडियन आर्मी एक्चुअली प्रोटेक्टेड देम कि भी ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट करेक्ट। और मैंने देखा है जब समस्तीपुर से गाड़ियाँ निकलती थी जिसमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, मैंने देखा ये वे वेरी रिलीव्ड, पाकिस्तान वेरी रिलीव्ड कि भाई एटलीस्ट सेफली निकल आए हैं। और दे वर वेल बिहेव्ड, they did not create any problems। और they were, some of them जो थे वो इंडिया को देखने के लिए itself देखते थे। और ये बात मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपको शायद पता नहीं है। ये जो हमारे मॉनिक शॉ थे, मिस्टर जनरल मॉनिक शॉ, ये ऑफ कोर्स रेलवे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इट इज वर्थ सेइंग। तो ये जो ऐसे किया था कि उनको पैसा वैसा, जो ट्रुप्स थे, जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनको उनसे पैसा सब ले लिया गया था सो दैट आगे कोई जा ना सके। बट they were not interested because they were feeling very safe। तो इलाहाबाद में या वहाँ भी थे, कैंप थे, तो इनको तो बैरक्स में रखा था। जो इंडियन ट्रुप्स थे जो गार्ड करते थे वो तंबुओं में रह रहे थे। एंड जो मॉनिक शॉ जैसे है जनरल, वो जाके मिले उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर से, और जैसे इंडियन ट्रुप्स से पूछते हैं सूबेदार साहब मैं लंगर देखना चाहता हूँ, इजाजत है? तो वैसे वो उनसे भी पूछा, तो और सब पूछा कि आप ठीक हैं कि नहीं। तो उनके जो सूबेदार से उन्होंने कहा कि देखिए, ये इंडियन ऑफिसर होते, हम होते तो हम कोई हरा नहीं सकता था हमारे। इटली दे फेल्ट कि इंडियन ऑफिसर्स इतने अच्छे हैं कंपेयर टू देयर ओन पीपल। तो जब ये लाहौर गए, कुछ काम था उनको, लाहौर गए, तो वहाँ जब उन्होंने उनसे बातचीत की, तो उनके जो जिसके साथ बात कर रहे थे साहिब, तो उनको कहा कि भाई देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है। मैंने कहा क्या रिक्वेस्ट है? इसे जी देखिए, मेरा स्टाफ आपसे हाथ मिलाना चाहता है, वो लाइन टाइम पे बाहर। अब ये देखिए, आफ्टर द वॉर ये हो रहा है। तो वहाँ गए तो उन्होंने बाहर सब लाइन अप थे, उनके चपरासी वासी, उन्होंने जनरल मानिक शॉ के साथ हाथ मिलाया। तो एक ऑफिसर आदमी था जो उनका, वो आके उसने अपनी पगड़ी उनके पाँव में रख दी और कहा देखिए, मैं आप बड़े कुछ शुक्रगुजार हैं, आपने मेरे लड़के बचा दिए, वो काम कर रहे थे वॉर, और हमको पता लगा है कि आप
सब देखभाल करते हैं। आपके आदमी तंबुओं में रह रहे हैं, हमारे आदमी देखते ठीक तरह का। आज से हम कभी नहीं मानेंगे कि हिंदू खराब होते हैं। It is an interesting story. I thought I would like Yes. to tell you. थैंक यू सो मच सरवीर सिंह साहब। ये इसलिए भी याद रखते रहना चाहिए कि अपने ऊपर गर्व रहता है। इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड एज एन इंडियन टू रिमेंबर 71 लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश ऑल्सो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।